सब्सक्राइब करें बसीरत ऑनलाइन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनाब अनीस साहब हैं। आज हम चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कामों के ताल्लुक़ से और मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर जनाब अनीस साहब से कुछ ख़ास गुफ्तगू करें। तो मैं सबसे पहले जनाब अनीस साहब का अपने प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। जनाब, आपका इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी है आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने का। मैं अनीस साहब के सामने चंद सवालात रखता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि ये सवालात हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे जो बसीरत के व्यूवर्स हैं उसके लिए मुफीद होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम में। और हमारा पहला सवाल यह है कि हिंदुस्तान में जहाँ बहुत सारी तंजीमें पहले से ही काम कर रही थी, ऐसे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के क़याम की ज़रूरत क्यों पड़ी और तंजीम के मकासद क्या हैं? मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें। इसमें दो चीज़ें हैं, पॉपुलर फ्रंट क्यों शुरू हुई और असल में पॉपुलर फ्रंट जैसी एक तंजीम हमने कोई प्लान बना के नहीं किया। जैसा आप जानते हैं कि ये केरला के अंदर एक छोटी सी एक तंजीम, स्टेट लेवल तंजीम NDF जो शुरू हुई थी 1990 में, और उसके बाद तमिलनाडु में सिमिलर एजेंडा में काम करने वाली एक तंजीम MNP थी और कर्नाटका में सिमिलर एजेंडा में काम करने वाली तंजीम KFD थी। ये तीन तंजीमें जो हालात थे, जो मुल्क के अंदर जो हालात बिगड़ रहे थे, स्पेशली मुसलमानों के जो हुकूक के जो इश्यूज़ हो रहे थे, उस इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए अपने अपने स्टेट में काम करते थे। और 2006 में ये तीनों तंजीम साथ में आकर उन्होंने फ़ैसला लिया कि हमें एक नेशनल लेवल में काम करना है और वहाँ से पॉपुलर फ्रंट वजूद में आया। अब पॉपुलर फ्रंट क्यों बना, ऐसा एक तंजीम, इसमें अलग क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की किन चीज़ों को तरजीह देता है। हम कहते हैं कि देखिए, मुसलमानों के अंदर बहुत सारे तंजीम हैं और हर तंजीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने एरियाज़ के अंदर, लेकिन थोड़े ऐसे एरियाज़ हैं जिसको मुस्लिम कम्युनिटी की कोई भी तंजीम एड्रेस नहीं कर रहा था। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी को जो RSS फैसिज़म की तरफ से एक प्रॉब्लम हो रहा था, उस प्रॉब्लम के बारे में कोई एड्रेस नहीं कर रहा था, RSS को कोई कन्फ्रंट नहीं कर रहा था। तो RSS की जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी है उसको कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी था। वो एक हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा था। दूसरा, मुसलमानों के अंदर एक खुद मुख्तार, एक टोटल एम्पावरमेंट की एक चीज़ को हर कोई सोच रहा था कि हमारे सारे प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ एजुकेशन है। चंद लोग कहते थे कि सारा प्रॉब्लम का सलूशन इकोनॉमी है। हम कहते हैं ऐसा नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंडिया के अंदर सोशियो पॉलिटिकल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसका सलूशन कोई एक यूनिडायरेक्शनल नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल है। और आखिरी चीज़ जो है पॉपुलर फ्रंट का नेचर। दूसरे सारे तंजीमें हैं, इसमें मेंबर्स होते हैं। पॉपुलर फ्रंट में मेंबर्स नहीं होते, कैडर्स होते हैं। और इंडिया के अंदर मुसलमानों के अंदर इसे कैडर बेस्ड तंजीम कोई नहीं थी, जिसका एक बहुत बड़ा एक कमी महसूस हो रही थी। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कैडरशिप को प्रमोट किया और आज हम देखते हैं इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी कैडर तंजीम बनकर पॉपुलर फ्रंट उभरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल हमारा ये है कि मुसलमान आपसे क्यों जुड़ें, जबकि वो पहले ही से अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? तो उन्हें एतमाद और भरोसा देने के लिए आपके पास ठोस लाएमल क्या है? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का हम देख रहे हैं कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके वो लोग थोड़ा मायूस भी हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव में जुड़े थे, कुछ हुआ नहीं। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एक टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। चाहे वो RSS हो, गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, अलग अलग एजेंसी हो, सबसे हमारे पीछे पड़े हैं। एक छोटा सवाल हर किसी को पूछना, अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्यों? जब इतने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, इतने बड़े बड़े तंजीमें हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन सब के बावजूद पॉपुलर फ्रंट के पीछे लोग क्यों पड़े? इसका मतलब ये है पॉपुलर फ्रंट का जो काम है, जो एक एजेंडा ड्रिवन काम हम लोग कर रहे हैं, उस काम से फ़र्क हो रहा है। उस काम से स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और जो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ साजिशें हो रहे हैं उनको भी एक मैसेज जा रहा है। और सेकेंड, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर काम हो रहा है, अलग अलग लोग अपनी सलाहियत को उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो भी सलाहियत हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सहाफ़ी हो, या आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, हर किसी को पॉपुलर फ्रंट में जगह है। अब ऐसा मत समझिए कि पॉपुलर फ्रंट में सिर्फ फ़लाँ आदमी आएगा। किसी मसलक का आदमी हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का आदमी हो, या किसी भी एजुकेशन का आदमी हो, हर किसी को पॉपुलर फ्रंट के अंदर जगह है। और आखिरी चीज़ उसके अंदर ये है, पॉपुलर फ्रंट के अंदर जो है आपको लिए जगह इसलिए क्योंकि ये तंजीम को कोई एक लीडर नहीं चलाता, ये तंजीम को एक कलेक्टिव लीडरशिप चलाती है। एक कलेक्टिव लीडरशिप का मतलब ये होता है कि हर 3 साल में इस तंजीम की लीडरशिप बदलती है। ये तंजीम के अंदर किसी को हम लेके आके लीडर नहीं बनाते। एक आदमी को लीडर बनेगा, वो कैडर बनना है, नीचे से ऊपर आकर वो तंजीम की लीडरशिप लेता है। तो आवाम की एक तंजीम बन गई पॉपुलर फ्रंट, रादर दैन किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक ख़ानदान की या किसी एक फैमिली की। तो कोई भी लोग इस तंजीम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
चाहे वो गवर्नमेंट हो, मीडिया हो, कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकती, क्योंकि किसी इंडिविजुअल के भरोसे नहीं है, एक कलेक्टिव लीडरशिप है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जुड़िए इसमें, और आपके लिए बहुत बड़ी जगह है पॉपुलर फ्रंट में। अभी आपने जैसे कि कहा कि मुसलमानों में कोई कैडर बेस्ड तंजीम नहीं थी, तो इस बुनियाद पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और आरएसएस है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लोग समझते हैं कि कैडर बेस मतलब आरएसएस, ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी भी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दलित्स के अंदर भी बहुत सारे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसा समझना कि सिर्फ आरएसएस एक कैडर बेस है, अगर मुसलमानों में हम लोग एक कैडर बेस्ड तंजीम बनाए तो आरएसएस के मुतबादिल होते हैं, वैसा नहीं है। तो कैडर बेस्ड जनरली बहुत सारे तंजीम है। अब सेकेंड चीज़, क्या हम मुसलमानों की एक आरएसएस है? असल में ये चीज़ में हम देखना है तो हम में और आरएसएस में बहुत फ़र्क है। आरएसएस जो है एक कैडर की वजह से वो एक आरएसएस नहीं बनी, बल्कि एक आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो खुलेआम अपनी आइडियोलॉजी कहते हैं, और बेचारे बोल के फंस गए, अब वो निकाल भी नहीं सकते। उनके वेबसाइट में है, उनके लीडरों ने कहा है, वो लोग एक ऐसी मनोवाद मानसिकता को लोग मानते हैं और प्रोपोगेट करते हैं जो इंसानों के अंदर तफरीक पैदा करता है, जो नफ़रत पैदा करता है। गोलवालकर ने खुद कहा है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट है। गोलवालकर ने खुद कहा है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न बनाना पड़ेगा। सावरकर ने मुसलमानों को इंटरनल एनिमी कहा है। तो ये सारे इनकी आइडियोलॉजी नफ़रत के बुनियाद पर है। अब हम कहते हैं पॉपुलर फ्रंट। पॉपुलर फ्रंट को अगर आप मुस्लिम आरएसएस कहते हैं, तो क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कभी भी किसी भी एक कम्युनिटी के खिलाफ बात किया है? क्या हमने किसी भी दूसरे धर्म, किसी भी ज़ात या किसी दूसरे तंजीम के खिलाफ हमने बात किया है? हम आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। हम कहते हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी और हिंदुओं का कोई रिलेशन नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है। हिंदुत्व जो है हिंदू धर्म को इस्तेमाल कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। तो हमारा और आरएसएस को आप कंपेयर नहीं सकते। एक तंजीम है जो नफ़रत फैलाता है, और दूसरी तंजीम है जो कहता है कि मुल्क के लिए सबसे खतरनाक एक आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। तो ये चंद लोग कैडर देख के समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि सिर्फ कैडर होने से एक दूसरे नहीं होती, आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी अच्छी बात आपने बताई, और मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन के शुक्र व शुबहात भी इससे दूर होंगे। एक अगला सवाल यह है कि आए दिन ये चीज़ हम देखते रहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट एक ऐसी तंजीम है जिसके पीछे हुकूमत आए दिन पड़ी रहती है, कभी ईडी की रेड, कभी पाबंदी की आवाज़। आखिर ऐसा क्यों है कि हुकूमत को क्या परेशानी है आपसे? देखिए, हम इसको सर्टिफिकेट समझते हैं, हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है। क्योंकि देखिए, ये जो गवर्नमेंट आज इंडिया के अंदर है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, आरएसएस की सरकार है। नाम के वास्ते चंद लोगों को बीजेपी में वहाँ पर रखा गया है, लेकिन हर चीज़ नागपुर से डिसाइड होके आती है। हर एक कानून, अभी एनईपी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो किसने बनाया? वो तो नागपुर में बना, सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आप देखो, भी नागपुर में बन के आया, सिर्फ वहाँ पर पढ़ा गया। हर चीज़ आरएसएस करता है, और ये गवर्नमेंट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। अब जब ये आरएसएस इंडिया को चला रहा है, एक ज़माने में आरएसएस जो है सिर्फ और सिर्फ एक तंजीम हुआ करती थी, लेकिन आज आरएसएस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। और पॉपुलर फ्रंट एक ऐसी तंजीम है, जिस दिन से हम शुरू हुए हैं उस दिन से लेकर हम लोग इस आरएसएस के हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसको एक्सपोज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ये अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ उनके सामने सबसे बड़ा एक अड़चन होकर हम लोग खड़े हैं। तो क्या वो लोग हमें टॉलरेट करेंगे? वो हमें टॉलरेट नहीं करेंगे, वो हमें तकलीफ़ देंगे। और कैसा तकलीफ़ देंगे? जब आरएसएस गवर्नमेंट में नहीं थी, जब आरएसएस ऐसी ही एक तंजीम थी, उस वक्त पे आरएसएस हम पर अटैक करते थे। हमारे बहुत सारे भाई शहीद भी हुए हैं, हमारे भाइयों पर आरएसएस ने अटैक करके जान भी लिया है। जहाँ पर आरएसएस के लोकल बीजेपी एमएलएस होते थे, उनको इस्तेमाल कर हम पर केसेस डाला जाते थे, हमारे लोगों को जेलों में डाला जाता था। और आज आरएसएस के हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी हो, एनआईए हो, या फिर इंटेलिजेंस हो, या फिर मीडिया हो, ये सबको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। हम समझते हैं ये हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे से उनको प्रॉब्लम है। अगर हमारे से उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो वो केयर भी नहीं करते। तो हम जो काम कर रहे हैं वो काम का असर वहाँ पड़ रहा है, और हमें इस बात की खुशी है। एक इल्ज़ाम ये भी लगता रहता है तंजीम पर कि सीमी के बंद होने के बाद सीमी के अफराद इससे जुड़ गए हैं, और सीमी के लोग जो इसमें शामिल हैं, इसको देखिए, सीमी बैन हुआ 2001 में, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया, ये 3 तंजीमों से बनी हुई तंजीम थी। अब ये 3 तंजीमें, एक एनडीएफ था जो 1990 से काम कर रहा है, एमएनपी था वो भी 1990 से काम कर रहा है, केएफडी था जो लेट 90s से काम कर रहा है। अब सिमी बैन हुआ 2001 में, तो सिमी बैन होने से पहले 3 तंजीमें कैसे बन गए? तो वो तो गलत है ना। तो इसका ये कहना कि सिमी बैन होने के बाद पॉपुलर फ्रंट बना, गलत है, क्योंकि सिमी बैन होने से पहले हमारी 3 तंजीमें काम कर रही है। दूसरी चीज़, क्या सिमी के सारे लोग पॉपुलर फ्रंट के अंदर है? ये भी गलत चीज़ है। हाँ, पॉपुलर फ्रंट के अंदर हर लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, एक्स कांग्रेस के लोग हैं, एक्स जनता दल के लोग भी हैं,
एक्स कम्युनिस्ट के लोग भी हैं, एक्स सिमी के लोग भी रहेंगे। एक शख्स पॉपुलर फ्रंट में आने से पहले क्या था हमें उसकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट में आने के बाद वो हमारे आइडियोलॉजी में रहना है। हमारा जो है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रुक कर काम करना है। अगर कोई भी आदमी हमारे तंजीम में आकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रुक कर काम करता है, हम हमारे साथ काम कर सकता है। अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, ऐसे लोगों को हमारे अंदर जगह नहीं है। तो ऐसा कहना है कि सिमी का रीग्रुपिंग है, ये एक बेसलेस एलिगेशन। ये असल में 2011 में ये एलिगेशन आया जब दिल्ली में हमने कॉन्फ्रेंस किया, और बार बार हमने उसको रिफ्यूट किया। उसके बाद अभी एलिगेशन नहीं आ रहा है ज़्यादा, क्योंकि वो पुराना हो गया, तो इसलिए अभी ISIS को लेके आए थे। ISIS भी चला गया, अब शायद कोई नया आ जाएगा। ऐसे नए नए चीज़ आते रहेंगे। तो ये सब सारे चीज़ें क्या है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एक नया चीज़ क्रिएट किया जाता है बस। एक आखिरी सवाल आपसे कि मौजूदा दौर में जबकि हुकूमत समझिए कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए पहले जाकिर नायक, उमर गौतम और अब कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी, अब आगे न जाने किसकी गिरफ़्तारी हो, तो ऐसे में आपके पास मुसलमानों के लिए क्या लाएहमल है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले मुस्लिम लीडरशिप से कहता हूँ कि मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट किया जाएगा इंडिया में। ये सारे मुस्लिम लीडरों को समझना है। अगर ये मुस्लिम लीडरशिप ये समझती है हम अच्छे से रहेंगे, हम खामोश बैठ के रहेंगे, कोई हमें कुछ नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मुस्लिम कम्युनिटी को अगर कमज़ोर करना है तो मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट करना है, ये RSS का पॉलिसी है। और हमने देखा कि एक एक कर मुस्लिम लीडरशिप के अलग अलग मुस्लिम लीडरों को किस तरीके से टारगेट किया गया। तबलीग जमात का इंसिडेंट हमने देखा, अब सजाद नोमानी साहब के ऊपर भी केस डाला गया है, अलग अलग मुस्लिम। अब मुस्लिम लीडरशिप को समझना है, और मुस्लिम लीडरशिप के अंदर एक एटीट्यूड आना ज़रूरी है कि मुझ पर कुछ हुआ तो ही मुझे बात नहीं करना है, जब दूसरों पर कुछ होता है तब भी हमें बात करना है। हाँ, पॉपुलर फ्रंट का आप लिख लीजिए, हमने शुरुआत से पॉलिसी लिया है, हमारा पॉलिसी वेरी क्लियर है। कोई भी एक मुस्लिम लीडर हो, वो मुस्लिम लीडर हमारा कितना बड़ा मुखालिफत करता है, दिन रात हमारे खिलाफ बात करता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ भी जुल्म हुआ, उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम उसके हक़ के लिए बात करेंगे, अगर लीगल चाहे तो लीगल हेल्प भी हम देंगे। तो मुस्लिम लीडरशिप से हम ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसा मत समझिए कि आज सिद्दीकी साहब को ये कर दिया है, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सिद्दीकी साहब के साथ आ जाओ, कल आपको करेंगे। और हर किसी को पता है बेगुनाह है, कुछ भी नहीं किया, एक साजिश के तहत यूपी इलेक्शन को सामने रखकर एक साजिश के तहत अरेस्ट किया जा रहा है, हर किसी को पता है। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को अब चाहिए कि एक प्रोएक्टिव स्टेप लें। हमें आकर स्ट्रांगली स्टेटमेंट्स देना होगा, गवर्नमेंट को एक मैसेज देना होगा कि इस तरीके से आप मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट नहीं कर सकते। मुस्लिम लीडरशिप सिर्फ समझ रही है। अगर अभी भी मुस्लिम लीडरशिप ये समझ ले कि मैं अपने आप को सेफ़ रखूँगा, मैं अगर मुंह नहीं खोलूँगा तो मैं सेफ़ रहूँगा, ये हमारे हिसाब में बेवकूफ़ी है। हमें अभी दूसरों के लिए बात करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अनीस अहमद साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी, जो मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी बात रख रहे थे। नाज़रीन किराम, अब हमें दीजिए इजाज़त, और मैं जनाब अनीस साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आपकी जो एक मीडिया इनिशिएटिव है, जो एक अल्टरनेट वॉइस लोगों को, आज के ज़माने में जब पूरी मीडिया बिक गई है, आप जैसे लोग ही सच्चाई लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो आप लोगों की मैं एक पॉपुलर फ्रंट की तरफ से तायद भी करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि आपकी चैनल और आगे बढ़े। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह।